Good afternoon, everyone. So today I am going to start, or I will explain you about the topic of voluntary health agencies. So first of all, जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर लीजिए ताकि जुड़ सके सिलेक्शन में, डिस्कशन में. So today's topic is voluntary health agencies. So it's a very important topic in the community health nursing. Voluntary health agencies. BS जो फोर्थ ईयर है उस पे सेकेंड ईयर JNM में जो है कोर्सेज जो है उसमें ये टॉपिक जो है मोस्टली जैसे JNM थर्ड ईयर है उसमें ये टॉपिक आता है. सो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको शॉर्ट नोट के टाइप में पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो इसमें आती है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज. दो टाइप की हैं. फर्स्ट जो है वो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी जो इंडिया की वो इसमें आती है एंड सेकंड जो एजेंसीज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं जो वो आएंगे. सो मैं दोनों जो है वो मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा इंडिया के वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज और साथ में जो है इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन जो है वॉलंटरी एजेंसी है कि जिसमें जो WHO, यूनिसेफ, ILO, FAO ऐसी जो एजेंसीज हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है जो वो भी आती है. सो सारी की सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से. सो द टॉपिक इज वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंट्रोडक्शन. सो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है क्या? सो पहले मैं मीनिंग बता दूं. वॉलंटरी एजेंसीज का मीनिंग क्या है या वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज क्या होती हैं. वॉलंटरी से ये मीनिंग ये रखा जाता है कि ये वॉलंटरी बेसिस पे, जो मेनली वॉलंटरी से मीनिंग हम लेते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब अपने आप जो है वर्क वो आके करती हैं. ओके. इनमें खुद की इनकी सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास होती है. इनका खुद का एक फंड होता है. ओके. और अपने ही जो उनको नीड बेस्ड केयर लगती है ये प्रोवाइड करती हैं. नीड बेस्ड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं. और ये क्या करती हैं, मेन इनका फंक्शन क्या होता है कि जो हर एक कंट्री में गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं, तो जितना काम जो है हेल्थ सेक्टर का और भी सोशल इश्यूज से जुड़े हुए जो भी फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट को करने चाहिए. लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डेफिशिएंट रह जाती है प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करने में, वहाँ पे ये वॉलंटरी एजेंसी जो है अपना वर्क करती हैं. और आगे चल के ये जो सर्विसेज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विसेज डेफिशिएंट रह जाती हैं उन डेफिशिएंट सर्विसेज को आगे कंप्लीटली जो है चलकर सोसाइटी के जो पास पहुँचाना, पॉपुलेशन को कवर करना और उन्हें जो भी सर्विसेज रह गई हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं, कोई भी हैं, वो यही वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज प्रोवाइड करते हैं. और कौन कौन सी सर्विसेज हैं और कैसे कैसे प्रोवाइड करती हैं ये हम पढ़ते हैं आगे. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वॉलंटरी एजेंसीज होती क्या हैं. ओके. सो अगर एक डेफिनेशन के तौर पे हम अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वॉलंटरी एजेंसी जो है उसे कैसे डिफाइन करेंगे. एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन that is administered by an autonomous board which holds meetings, collects funds for its support chiefly from the private services, and expends money whether with or without paid workers in conducting programs. So इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जिनका अपना एक बोर्ड होता है, ऑटोनोमस बोर्ड होता है. खुद की उनकी जो है अपनी, हम कह सकते हैं कि एक बोर्ड होता है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है और वही डिसीजन वो आगे लेके चलते हैं. और यही डिसीजन जो है आगे अलग अलग स्टेट्स में लोगों को, अलग अलग कंट्रीज में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ये ऐसे एजेंसी ओके. टाइम टू टाइम जो है मीटिंग्स वो ये जो है अरेंज करती हैं, फंड जो है कलेक्ट करती हैं एंड जो इनकी सर्विसेज हैं प्राइवेटली जो ये फंड अपना है कलेक्ट करती हैं. आगे चल के जो जो फंड है जिसके बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्लान करेंगे तो वो फंड भी ये कलेक्ट करती हैं और ये इसी फंड को
वो आगे सर्विसेज देने के लिए आगे यूज करते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको सपोर्ट मिल सके, और हर एक जो आदमी है, इंडिविजुअल है, किसी भी कंट्री में रहता है, उसको हर एक टाइप की सर्विस जो है वो मिल सके। लेकिन इनका जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली जो है वॉलंटरी बेसिस पे होता है, ठीक है। इनका ऑटोनोमस बोर्ड जो डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आर द फंक्शंस। फंक्शंस क्या है इनके? फर्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सप्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है या गवर्नमेंट होती है, उसके जो वर्क होते हैं उनको सप्लीमेंट करना। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो वर्क जो है डेफिशिएंट रह जाता है गवर्नमेंट का, या उनको सपोर्ट चाहिए किसी काम में, तो यही मिलिट्री एजेंसी जो है आगे चल के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ एक स्टेट्स में कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो वैसे तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को रेस्क्यू करना और सर्विसेज, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, मील प्रोवाइड करना। लेकिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इस टाइम में बढ़ चढ़कर आगे पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट को जो है उसके वर्क को सपोर्ट करती है। ओके, सो एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है गवर्नमेंट को इन एजेंसीज के थ्रू। सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज सप्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी है। वैसे ही जो जैसे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है, वैसे ही अलग अलग एजेंसीज अपने एम और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, ओके, सो आगे चल के वो हेल्प करती हैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दैट वाज सप्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। सेकंड इज द पायनरिंग। सो पायनरिंग क्या होता है? पायनरिंग है नए नए तरीके खोजने, न्यू वेज जो है, ठीक है। सो नए तरीके जो है उनको एक्सप्लोर करना है। जैसे कि पुराने तरीकों से जैसे है आगे चल के, जैसे हम कह सकते हैं भी पुरानी सर्विसेज चल रही हैं पुराने तरीकों से, क्या करती हैं इसमें जो वॉलंटरी एजेंसीज हैं, तो वो क्या करती हैं, नए नए तरीके खोजती हैं, रिसर्च वर्क करती हैं आगे चल के कि हम कैसे हेल्थ सर्विसेज जो हैं को एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। सो पुराने तरीके हैं उनको छोड़कर नए तरीकों को, नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो ऐसे ऐसे करके जो काम है उनको नए तरीके एक्सप्लोर करने, उसको हम पायनियरिंग बोलते हैं। तो उसमें वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनके वर्क को हेल्प करती हैं कि नए तरीके खोजने और उनको आगे चल के जो है इम्प्लीमेंट करवाना, ताकि जो पॉपुलेशन है उसको इफेक्टिव सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। थर्ड इज द थर्ड जो फंक्शन है दैट इज एजुकेशन। एक इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन है इसका वॉलंटरी एजेंसीज का। देखिए, हमें पता है बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने में इंडिया को हेल्प कर रही हैं। और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्पेशली द फीमेल कैंडिडेट्स एंड द बैकवर्ड स्टूडेंट्स, जो बैकवर्ड क्लास के हैं, एस सी के, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, या आजकल जो फीमेल्स हैं कोशिश की जा रही है कि काफ़ी उनको फ्री जो एजुकेशन है तो वो प्रोवाइड की जाए। तो ये कुछ एक एजेंसीज हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, वॉलंटरी एजेंसीज हैं। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, कुछ एक नेशनल लेवल की हैं, कुछ एक इंटरनेशनल लेवल की हैं। एजुकेशन में एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, एंड सेकंड जो मटेरियल, फ्री बुक्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आर्टिकल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो भी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट एजुकेशन। नेक्स्ट इज द डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया, so, जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आर्टिकल्स चाहिए, जैसे कि मान लीजिए नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, सो ऐसे ऐसे करके, या मेडिकल कॉलेजेस हैं, या कोई और कॉलेजेस हैं जिसमें मटीरियल की रिक्वायरमेंट की कमी है, उसमें वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो है उनको कंप्लीट करती हैं, उनकी डेफिशिएंसीज को वो आगे चल के ताकि ये डेफिशिएंसी कंप्लीट रहे और इसको जो है पूरा किया जा सके, तो इसमें जो है वॉलंटरी अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज गार्डिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सपोर्ट करती हैं, गार्ड करती हैं। गार्ड कैसे करते हैं? एक एग्जांपल सेट करती हैं कि कई बार होता है गवर्नमेंट जो है, कई बार ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जो कि पब्लिक को पसंद नहीं होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। उसमें एक आवाज बन के वॉलंटरी एजेंसीज हैं
वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि आपका ये डिसीजन है, ये जो है आप ऐसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसका बेस ठीक हो सकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उस डिसीजन को मिले, उस प्रोग्राम को मिले। कई बार होता है प्रोग्राम अच्छे के लिए स्टार्ट किया होता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें कुछ एक जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो कल्चरली बाउंड होती हैं, रिलीजियसली सोशली बाउंड होती हैं, तो उनको जो है वॉलंटरी एजेंसीज जो है सामने आके ये गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि ये आपको प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो। सो इस वे से वो गार्ड करते हैं। ओके, सो जो वर्क है गवर्नमेंट एजेंसीज का, उनको गार्ड भी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जो प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाएंगी तो उसमें वेस्ट नहीं होगा कुछ भी, टाइम प्लेस, टाइम और मनी जो है, ठीक है, और मैन पावर, उसका कोई वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि ये गार्ड करेंगी वॉलंटरी जस्टिस और एक सही डायरेक्शन भी दे सकती है गवर्नमेंट जस्टिस। नेक्स्ट फंक्शन इज द एडवांसिंग हेल्थ लेजिस्लेशन। इसमें एक नाम आएगा WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। तो ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूँ, WHO बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाता है जिसको उसके मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना है। ओके, तो उसके बेसिस पे भी आगे चल के WHO के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली हर एक कंट्री के हेल्थ जो सिस्टम्स हैं उनमें वो रूल्स जो हैं इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ताकि जो मैनकाइंड है, ह्यूमैनिटी है, उसको सेव किया जा सके, लोगों को आगे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, हेल्थ सर्विसेज स्पेशली जो है प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लेजिस्लेशन है, लॉज जिसको बोलते हैं, कानून, ठीक है, सो वो जो है इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको एडवांस किया जाता है। पुराने कानून जो है नई सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल सकते, टाइम टाइम उनको अमेंड या चेंज भी करना पड़ता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज क्या है, वो सजेस्ट भी करती हैं, इम्प्लीमेंट भी करवाती हैं नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी टाइम पीरियड। So that was about the advanced health legislation, and that was all about the functions of voluntary health agency जो है, उनके जनरल functions क्या क्या होते हैं common। नेक्स्ट जो पार्ट है वॉलंटरी जस्टिस में, वो है जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज हैं इंडिया में। ठीक है, सो कौन कौन से हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, आपको बुक्स में अवेलेबल होंगे ये सारे के सारा टॉपिक। ओके, सो इसमें कौन कौन सी एजेंसीज आ जाती हैं। फर्स्ट जो एजेंसी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना भी होगा, तो दैट इज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। सो रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसकी ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से चलती हैं। और 1920 में जो है ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, तब से जो है अपने वर्क को इम्प्लीमेंट कर रही है। और जनरल जो इसके फंक्शंस हैं इसलिए स्टार्ट हुई थी, टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। ओके, सो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जो सोल्जर्स हैं, मेनली इसकी शुरुआत में जो इंजर्ड सोल्जर्स होते थे वॉर में, या डेड सोल्जर्स थे जिनकी बॉडीज जो वॉर में होती थी, ठीक है, लेकिन कोई केयर करने के लिए नहीं था इंजर्ड सोल्जर्स की या डेड बॉडीज की, तो उस टाइम पे ये एजेंसी जो है वो बनी थी और इसका नाम था रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, सो वैसे ही जैसे कि इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है, वैसे ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी है। ठीक है, सो काम इसका सेम है जैसे कि इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन आजकल क्या है, और सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, नेचुरल डिजास्टर्स के वॉर्स आजकल कम है। ठीक है, सो क्या है, इनका मेन जो जहाँ से शुरुआत हुई थी रेड क्रॉस सोसाइटी की, वो थी वॉर। ठीक है, उसमें सोल्जर्स होते थे, उनको केयर प्रोवाइड करना, लेकिन धीरे धीरे इनका जो वर्क है अब प्रायोरिटी बेसिस पर डिजास्टर्स जो होते हैं, नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है, ठीक है, और सो इन सिचुएशंस में रेड क्रॉस सोसाइटी है जो अपना बढ़ चढ़ कर अपना पार्टिसिपेशन जो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, लोगों को सर्विसेज देने के लिए, हेल्थ सर्विसेज देने के लिए अपना पूरा जो पार्टिसिपेशन है वो देती है। सो ये कुछ फंक्शंस थे जो कि परफॉर्म करती है रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, सो इसमें कुछ एक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको रेड क्रॉस सोसाइटी है जो ऑनरेबल जो है
एक हम कह सकते हैं कि हेड एक तौर पे माना जाता है, एंड यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, इज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी को काम किया जाता है, जो नेशनल लेवल पर हेल्थ मिनिस्टर होंगे। तो इसमें कुछ एक मेंबर्स भी होते हैं, नियर अबाउट जो है 19 मेंबर्स इसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी में नेशनल लेवल पे काम करते हैं, और इसमें होते हैं प्रोविजन है। ओके, सो दैट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो मेन है रेड क्रॉस सोसाइटी में, दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल्स। चेक प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर चलकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिनको फॉलो करके अपना जो वर्क है, फंक्शन है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। इसमें कुछ एक प्रिंसिपल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो है ह्यूमैनिटी, मानवता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो है एक फंक्शन है। सो ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेडिकेटेड है ह्यूमैनिटी के लिए, उसकी सर्विस के लिए। सेकंड इज इम्पार्शियलिटी, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, और हम कह सकते हैं कोई भी कास्ट का आदमी, रिलीजन, रेस कुछ भी नहीं देखा जाता। सो इम्पार्शियल होके ये सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेल है, फीमेल है, पर्सन है, छोटा है, तो सभी को जो जो है ये सर्विसेज हैं एक्टिवली प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज द न्यूट्रलिटी। सो कई बार होता है ऐसे कि जैसे राइट की सिचुएशन है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसे नहीं देखे कि कौन से रिलीजन के पर्सन ठीक है, कौन से नहीं। दे सर्व द मैन नॉट द पीपल। ओके, सो पीपल ऑफ सिंगल कास्ट और रिलीजन उसको सर्व नहीं करते, सो न्यूट्रल रहते हैं कभी भी, ठीक है। तो ऐसे करके वो अपने सर्विसेज को आगे प्रोवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट होती है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंट, ठीक है। फ्री होके नीड बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड केयर जो है वॉलंटरी सर्विस होती है, ठीक है। सो अपना इनका बोर्ड है, उसके डिसीजंस के अकॉर्डिंगली आगे जो वर्क है उसको किया जाता है। यूनिटी एक प्रिंसिपल इनका है, एक टीम वर्क करना, यूनाइट करना सबको, ठीक है। सो उसके बाद में सर्विसेज को प्रोवाइड करना, यूनिवर्सलिटी। सो जो सर्विसेज हैं वो यूनिवर्सली जो है प्रोवाइड करनी, ऐसे नहीं है ये देख के प्रोवाइड करते हैं यहाँ करना है, इस जो सिटीजन को प्रोवाइड करना है इसको नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो यूनिवर्सली सबके लिए जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्रीड, कल्चर, रेस। ओके, सो इन चीजों को नहीं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द इंडियन रेड क्रॉस। नेक्स्ट इज द हिंदू कुश निवारण संघ। सो हिंदू कुश निवारण संघ जो है लेप्रोसी से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेप्रोसी की जो डिजीज है इंडिया में एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक डिजीज, हम इसको कम करते हैं। ओके, सो जो एक पेशेंट का केसेस का डाटा है बहुत ज़्यादा है, कई लाख लोगों को ये नोट किया गया है, नोटिफाई किया गया है कि उनको लेप्रोसी होती है, बिकॉज इंडिया में एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। सो उसी के बेसिस पे चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बनाई गई है, एंड दैट इज हिंदू कुष्ठ निवारण। सो 1949 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। सो इसका मेन काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ यूजफुल ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सभी की सभी लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के लिए लगी हुई है, इम्प्लीमेंट कर रही है अपनी सर्विसेज। तो वो सबको जोड़ के जो है आगे एक ब्रिज के तौर पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, सबको कोऑर्डिनेशन में लेके काम करती है। लेप्रोसी से जुड़े जो पेशेंट्स हैं के लिए केयर करने के लिए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने के लिए, वोकेशनल थेरेपीज प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है। और टाइम टू टाइम एक जो है ये सर्विसेज को अपने आगे डॉक्टर्स को ट्रेन करना, लेप्रोसी के पेशेंट को कैसे जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो स्टाफ है, मैन पावर है, उसको भी ट्रेन करने का काम नेशनल जो हिंदू कुष्ठ निवारण संघ है उसके अंडर जो किया जाए। और कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जैसे कि कुछ एक आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि to control leprosy and provide relief and assistance. तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है लेप्रोसी को कंट्रोल करना, उनकी केसेस को कंट्रोल करना, और रिलीफ जो है पेशेंट्स को अफेक्टेड है उनको रिलीफ करना। सेकंड जो है कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लेप्रोसी से जुड़ी हुई है, वर्क कर रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लेप्रोसी को इंडिया में से खत्म करने के लिए। थर्ड, to promote social research into the cause and treatment of leprosy. So leprosy से जुड़ी हुई जितनी रिसर्च पॉसिबल है
वो करवाना, ट्रीटमेंट के जो नए नए स्ट्रेटेजीज हैं उसको सर्च करना। और नेक्स्ट, टू डिवाइस मीन्स वेयर बाय द रिजल्ट्स ऑफ सच रिजल्ट्स। तो कुछ एक ऐसे कम्युनिकेशन के मेथड जो है आगे एक्सप्लोर करना, जिससे कि जो रिसर्चेस हो रही हैं वो आगे लोगों तक पहुंचे, आगे स्टाफ को उससे ट्रेन किया जा सके, उस चीज को भी इम्प्लीमेंट। एंड एक और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज establish and maintain institutions for the treatment of patients by up-to-date scientific methods। ऐसे इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करना जो लेप्रोसी के पेशेंट्स जो अफेक्टेड हैं, जिससे तो उनको जो है वो आगे चल के जो है हम ये कह सकते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, वहाँ पे उनकी केयर सेंटर्स हम कह सकते हैं, या फिर लेप्रोसी के पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड की जा सकती है, रिहेबिलिटेटिव केयर भी की जा सकती है, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो ऐसे सेंटर्स को एस्टैब्लिश। Next is, so that was about some of the main objectives of Hindu-Kush Niwas. Okay. Next is Indian Council for Child। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में काउंट करें, so that is ICC। नाम से ही क्लियर है, इसके लिए होगी काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके जो डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किसी भी डायमेंशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। 1952 में ये एस्टैब्लिश हुई गई है ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन जो वर्क है, चाइल्ड के जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल पिटिसाइड जिसको हम बोल देते हैं, चाइल्ड अब्यूज, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है, एजुकेशन, इससे जुड़े हुए वर्क जो है वो ये जो हम कहते हैं काउंसिल है वो करती है। और ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाइल्ड लेबर को खत्म करना, तो एजुकेशन प्रोवाइड करना, ओके, फीमेल सुसाइड को खत्म करना, ये सारे के सारे जो सोशल इश्यूज हैं, ठीक है। सो इसके लिए ICCW वर्क करती है, ताकि हर एक जो सिटीजन है कंट्री में, इंडिया में, सो जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे हो सके, और आगे चल के वो एक अच्छे सिटीजन के तौर पे अपने आप को बना सके। तो इसी के साथ ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो आगे चल के ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बड़ा पार्ट जो है पार्टिसिपेशन देती है कि इंडिया को जो डेवलपमेंट। That was about ICCW, and it was established in the year 1950। Next organization is Tuberculosis Association of India। So 1939 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, एंड इट इज एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन। इस केसेस के लिए है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और इसकी ब्रांचेस जो हैं सारी स्टेट्स जो हैं ये इसमें हैं, और इनका मेन जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क है तो ये है कि जो इसकी लेप्रोसी में था, हिंदू कुश निवारण संघ में था, जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल स्टाफ है या आगे मैन पावर है, उसको ट्रेन करना। टीबी की जो डिजीज है उससे जुड़े हुए जो पेशेंट्स अफेक्टेड हैं उनकी केयर में उनको ट्रेन करना, और हेल्थ को प्रमोट करना, एजुकेशन जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को, ये सारे इसके कुछ वर्क्स हैं। एंड एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो वर्क है उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि आगे पेशेंट्स जो हैं उनको कम किया जा सके जिनको टीबी इफेक्ट कर रही है। और टाइम टू टाइम ये एक मैगजीन अपना जो है स्टैब्लिश करते हैं, जर्नल उसको हम बोलते हैं, वो स्टैब्लिश करते हैं जिसमें टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को कम्युनिकेट की जाती है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, established in the year 1939। नेक्स्ट इसका भारत सेवक समाज, PSS, भारत सेवक समाज इसको हम बोलते हैं। 1952 में ये डेवलप हुआ भारत सेवक समाज जो है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा क्या हम जिसको कह सकते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कहीं गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक काम करने में डेफिशिएंट रह जाती है, ठीक है, सक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर नहीं पहुंच जाती, तो आदमी अपने आप को हम इतना डेवलप कर लें, एडजस्ट करें कि हम अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी हेल्प खुद करें, इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे सैनिटेशन को मेंटेन करना, ठीक है, इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव आगे रहता है, ठीक है। सो इसकी जो ब्रांचेस हैं
सभी स्टेट्स में है। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द सैनिटेशन इन विलेजेस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है। सैनिटेशन, ओपन डिफिकेशन को बैन करके सैनिटेशन जो है उसको प्रायोरिटी पे रख के जो है भारत सेवा समाज अपना एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है, जिससे कि आगे जो इंडिया में जो हम कह सकते हैं सफाई से रिलेटेड एक इशू है, सो वो काफी ये एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इंडिया को साफ सुथरा बनाने के लिए काम कर रही है। दैट इज अबाउट भारत सेवा। नेक्स्ट इज अबाउट द agency, that is CSW, Central Social Welfare Group. Okay, so 1953 में सेटअप की गई ये एजेंसी, established in the year 1953 with the objective of promoting social welfare activities and implementing welfare programs for women and children. जैसे हमने ICCW में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, चिल्ड्रन और इसमें चिल्ड्रन प्रायोरिटी पे थी, इसमें चिल्ड्रन एंड वुमेन दोनों जो है प्रायोरिटी में है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर, वेलफेयर मीनिंग किनका वेलफेयर, जो स्पेशली चिल्ड्रन हैं और साथ में जो फीमेल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए ये एजेंसी वर्क करती है, हमें पता ही है। सो चिल्ड्रन और जो फीमेल्स हैं, ठीक है, वुमेन है, उनमें कौन कौन से इश्यूज हैं, जैसे चिल्ड्रन में मैंने आपको बताया था चाइल्ड लेबर है, एजुकेशन है उनका, फीमेल पिटिसाइड जो फीमेल्स में आके, ठीक है। सो जेंडर इनइक्वालिटी है, डाउरी सिस्टम है, सो कुछ एक ऐसे इश्यूज हैं सो जिनके आगे चलकर जो चिल्ड्रन है, वुमेन है, चाइल्ड अब्यूज और वुमेन उनको सफर करना पड़ता है, ठीक है। सो ऐसे इश्यूज को लेके आगे सेंट्रल सोशल वेलफेयर अपना पार्टिसिपेशन देता है और इन इश्यूज को से जुड़े हुए केसेस को कम करने में अपनी हेल्प प्रोवाइड करता है। 1953 में ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश। नेक्स्ट नेक्स्ट इस पर कस्तूरबा मेमोरियल, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बनी थी। एंड 1944 में, आफ्टर 1944 जो है डेथ ऑफ द कस्तूरबा गांधी जो है उनकी याद में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और इसमें एक फंड होता है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फंड है। इस फंड को ये ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, स्टैंडर्ड, उनके स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए, उनको अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए अलग अलग वर्क्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो इसके लिए कस्तूरबा मेमोरियल फंड काम करता है और आगे जो है सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करता है। और मेन इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो वुमेन जो है स्टैंडर्ड को रेज करना है, रिस्पेक्ट देना वुमेन को, वुमेन एम्पावरमेंट करना है शॉर्ट। about Kasturiba Memorial Fund. Next is Family Planning Association of India. So 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वही में है। 1949 में ये बनी थी और नाम से ही क्लियर है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, दैट इज बनी है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन। सो ब्रांचेस जो हैं इसकी सारी कंट्री में हैं एंड वॉलंटरी एंड इंटरनेशनल प्लानिंग क्लिनिक्स जो है उसके अंदर चलते हैं, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स जो हैं एंड उसकी जो ग्रांट है, इसमें फंड जो है वो प्रोवाइड इस एजेंसी को किए जाते हैं ताकि वर्क्स हैं उसके हो सके। सो मेन एम जो है फैमिली हेल्थ एजेंसी, तो इसका क्या है, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना एंड टू चाइल्ड नॉर्म है जो कह सकते हैं कि टू चाइल्ड नॉर्म है आजकल, तो वन चाइल्ड जो है उसको सेफ गार्ड किया जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे डे बाय डे पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो टू चाइल्ड नॉर्म और वन चाइल्ड नॉर्म तो उसको प्रमोट करने के लिए एक स्लोगन को आगे प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतने ही हमारी सफरिंग्स जो है और जो इश्यूज हैं वो भी कम। ओके, तो फैमिली प्लानिंग जो है मेनली इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है जिसको ये प्रमोट करते हैं। और यंग पीपल जो होते हैं तो उनको जो है फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड मोटिवेट करना। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें स्टरलाइजेशन के मेथड जैसे कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं आफ्टर कंडीशन ऑफ द फैमिली। सो ये सारे इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स।
that was all about the Family Planning Association. Next is All India's Women Conference. So वुमेन कॉन्फ्रेंस है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन के लिए बनी है एंड वुमेन जो है उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और इसमें सारे मेंबर्स ऑलमोस्ट वुमेन ही। और पता है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन वुमेन के लिए है क्यों बनी होगी, जो स्टैंडर्ड्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, ठीक है, तो उसको ये मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे लेके चलती है। उसमें जितने भी इश्यूज जुड़े होते हैं वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, सो वो जो है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के अंडर जो है उसमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 1927 में इसकी फॉर्मेशन की गई है एंड 500 ब्रांचेस जो हैं इसकी पूरी कंट्री में एस्टैब्लिश्ड हैं एंड प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इसको एक बोलते हैं, वर्किंग फॉर द वुमेन्स डेवलपमेंट एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको रेज करने के लिए, ठीक है, ये वर्क जो है कर रहे हैं। बहुत सारे एमसीएच क्लिनिक्स, मेडिकल सेंटर्स एंड मिल्क सेंटर्स जो है इसके अंडर चल रहे हैं ताकि वुमेन और चिल्ड्रन डेवलप जो है किए जाए। नेक्स्ट इज द ऑल इंडिया प्लांट रिलीफ सोसाइटी। ऑल इंडिया प्लांट रिलीफ सोसाइटी जो है 1946 में बनी। तो इसका एक व्यू क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑर्डिनेट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर द ब्लाइंड एंड इट ऑर्गेनाइजेस आई रिलीफ कैंप्स एंड अदर मेजर्स फॉर जो ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी वर्क कर रही हैं आई रिलीफ, आई से जुड़ी हुई डिजीजेस के रिलीफ के लिए, तो उनको जो है इकट्ठा करके काम करवाना, ताकि जो आई से जुड़ी हुई सफरिंग्स हैं, आई प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स हैं, हम ट्रीट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। और टाइम टू टाइम ये एजेंसी जो है वो रिलीफ कैंप जो है वो चलाती है ताकि आगे जो है इन रिलीफ कैंप के थ्रू जैसे कि मास लेवल पे ऑपरेट्स किए जाते हैं कैटरैक्ट के रिलेटेड और आई डिसऑर्डर्स के रिलेटेड, और जो लोग हैं तो उनकी जो हम कह सकते हैं आई साइट है उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। दैट इज ऑल इंडिया प्लांट रिलीफ सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जाम में अगर पूछ लेता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुई और उसके वर्क क्या हैं, वहाँ उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ, ठीक। सो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से आप समझ लें, ये आपके फाइनल एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके साथ भी जुड़े हुए मैं आपको टॉपिक्स जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको बता रहा हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट जो है इंडियन वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज में लास्ट जो है उसमें आ जाते हैं प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज क्या होती हैं, जैसे कि इंडिया में अलग अलग प्रोफेशंस हैं, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन है, मेडिकल है, आगे जो प्रोफेशंस हैं उसमें डॉक्टर्स जो है, स्टूडेंट जो है एज डॉक्टर वर्क करते हैं, एज नर्स वर्क करते हैं, बाद में आफ्टर पासिंग आउट स्पेसिफिक कोर्स, डिप्लोमा और डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके। सो ये प्रोफेशनल बॉडीज वही होती हैं जिनको रिकॉग्नाइज करती हैं अलग अलग कॉलेजेस को, कंट्रोल करती हैं अलग अलग प्रोफेशंस, जैसे कि आईएनसी है जो वो नर्सिंग को कंट्रोल करती है, आगे यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, काउंसिल्स आ जाती हैं, लेकिन जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, सो वो सारा सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, वो आगे उसका इम्प्लीमेंट करवाते हैं अलग अलग नर्सिंग जो कॉलेजेस है थ्रू आउट इंडिया, आज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, सो उनको वो डील करते हैं। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को मैनेज करते हैं एक प्रोफेशनल बॉडी। तो ये कैसे वॉलंटरी एजेंसीज के तौर पर वर्क करती हैं, ये आगे एक कंट्री को स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, एक मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो जैसे आईडीए है, डेंटल एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल है इंडिया की, ठीक है। सो ये सारी बॉडीज जो है आगे चल के प्रोफेशनल बॉडीज के तौर पे वर्क करती हैं और आगे इंडिया को जो हेल्थ मैन पावर है प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और सपोर्ट करती है जो गवर्नमेंट है उनको जो मैन पावर के थ्रू पर अगर सपोर्ट कर रही है तो वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन भी है, तो इसके तौर पे ये प्रोफेशनल बॉडीज एजेंसीज के तौर पर भी एक्ट करती है, ओके। तो दैट वाज प्रोफेशनल। सो इसी के साथ ये यहाँ पे इंडिया की जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, नेक्स्ट जो एजेंसी आती है
दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल हेल्थ। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पे है। अब इसमें जो एजेंसीज आएंगी तो उसमें सिर्फ इंडिया के जुड़ा हुआ वर्क नहीं आएगा, इसमें सारे के सारे वर्ल्ड कंट्रीज आ जाते हैं और इसमें सभी को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये ऐसी एजेंसीज हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हम कह सकते हैं कंट्रीज जो हैं वो मेंबर होती हैं। जिसको जब भी जरूरत पड़ती है नीड बेस्ड जो वहाँ पे उनको सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है। हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में ये एजेंसी क्या है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है और आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछा जा क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है एक्सटर्नल एग्जाम में या थ्योरी एग्जाम में भी आ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या उसके फंक्शन ये पूछा जाता है। 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे काउंट करते हैं क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ओके, सो 1948 में इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई, इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा। ओके, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑलमोस्ट मैंने पहले भी बताया वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के मेंबर हैं। जैसे जैसे जिसको हेल्थ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि किसी को वैक्सीन की जरूरत है, किसी को मैन पावर की जरूरत है, एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज से जुड़ी हुई एजुकेशन की जरूरत है, तो वैसे वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करती है। सो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड थर्ड इज द सेक्रेटरीट। ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है फर्स्टली ये आती है सो ये मेजर जो है पार्ट होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है इसमें कई जो कंट्रीज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होकर असेंबली में मेंबर्स की एक कमेटी बना दी जाती है जिसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोलते हैं। ये असेंबली जो है पिछले पास्ट ईयर का वर्क जो है जो हुआ है उसको असेस करती है, इस साल जो करना है उसको असेस करती है, ऑब्जेक्टिव्स बनाती है और उसको जो है आगे एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास भेज देती है। इस साल के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और आगे चल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इसके नियर अबाउट 30 to 32 मेंबर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये होता है सेकंड पार्ट। ओके, सो उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड करती है, उसका मेन वर्क एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कि जो वर्क है ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करना और वर्क को एग्जीक्यूट करना, इसलिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड नाम दिया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक फंक्शन ये भी होता है कि फंड को अप्रूव करना, एक साल के लिए कितना फंड अप्रूव किस किस कंट्री को या कितना बजट रहेगा, इसमें सारी की सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी। ओके, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, जो फाइनलाइज किया गया ऑब्जेक्टिव या डिसीजन है उसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड आगे एग्जीक्यूट करता है। नियर अबाउट 30 मेंबर्स इसके होते हैं और एक फंक्शन इसका और होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। सो अगर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हो नहीं हो पाते तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इमरजेंसी डिसीजन ले सकता है। थर्ड पार्ट इज हेल्थ सेक्रेटरी। तो हेल्थ सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या हैं? हेल्थ सेक्रेटरी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, टेक्निकल फंक्शंस ये करता है, मैन पावर प्रोवाइड करना, आगे डिसीजन हम पर फॉलो करना, से ये काम जो है वर्ल्ड जो हेल्थ सेक्रेटरी है सेक्रेटरी। दैट वाज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में अगर कहें फंक्शंस के बारे में बात करें तो जैसे कि हेल्थ इंटेलिजेंस का फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है जिसमें कितने केसेस किस डिजीज के बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। ओके, सो जो पूरा वर्ल्ड लेवल की हेल्थ है उसका स्टेटस क्या चल रहा है वो हेल्थ इंटेलिजेंस में आ सकता है, आ जाता है। और प्रिवेंशन करना कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है पूरे वर्ल्ड की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें जो प्रिवेंशन करना कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, वो वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड आगे चल के वैक्सीन प्रोवाइड करना, ड्रग्स प्रोवाइड करना, ओके, हेल्प करना अलग अलग कंट्रीज को जो है के फंक्शंस रहते हैं नीड बेस्ड जो है वो आगे सर्विसेज जो है मेंबर कंट्री को प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि किसी कंट्री को वैक्सीन प्रोवाइड करनी है
प्रोग्राम्स जो हैं इम्प्लीमेंट करने हैं, तो वो डिसीजन WHO लेता है। इसके अलावा हेल्थ लेजिस्लेशन से जुड़े हुए लॉज, मैंने पहले भी बताया कि लॉज जो है, कानून कुछ हेल्थ से जुड़े हुए कानून जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लाता है उसको, और उसको मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। So that was about WHO. Next is the UNICEF, United Nations International चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। सो इसकी जो फुल फॉर्म है वो बड़ी बार पूछी जाती है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। सो ये आप याद रखें। सो यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। नाम इसका आ गया, भी पता लग गया होगा कि किसके रिलेटेड वर्क करती है। तो 1946 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर थे जो, ठीक है, उसका टाइम पीरियड चल रहा था, तो उसमें जो चिल्ड्रन थे पूरे वर्ल्ड में वो सफर कर रहे थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया कि जो चिल्ड्रन है उनका जो फ्यूचर है वो सेफ हो, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। थोड़े टाइम के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में इसके वर्क को देखते हुए इसको परमानेंट कर दिया गया। ओके, सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आज भी वर्क करती है। ओके, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जैसे कि WHO है, उसके साथ मिलकर जो है ये वर्क करती है। FAO, ILO, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में ये जो है वर्क करती है। ओके, तो अगर हम बात करें यूनिसेफ ने इंडिया में कौन कौन से वर्क किए हैं, तो मास्टर ऑपरेशन जो है 2003 से जो है हम करें, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन में के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं। जैसे कि कौन कौन से एरियाज अगर मैं काउंट कर रहा हूँ आपको, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड मास्टर्स प्रोग्राम चलता है 1997 से चल रहा है। तो इसमें इसका पार्टिसिपेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, कहीं जो है मिड डे मील प्रोवाइड करने में, और चाइल्ड को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका पार्टिसिपेशन है। एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी इंडिया में इसका पार्टिसिपेशन रहता है यूनिसेफ। ओके, सो दैट वाज यूनिसेफ। सो ऑर्गेनाइजेशन है 1946 में इसकी डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है की गई थी, और इसमें जो मेनली टारगेट है वो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, उसके जुड़े हुए फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO जिसको हम बोलते हैं। सो 1945 में एस्टेब्लिश हुई ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेन जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन द रोम। सो फंक्शंस क्या हैं? हेल्प नेशंस टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। सो अलग अलग जो इसके मेंबर्स हैं FAO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें जो लोग रहते हैं उनको उनका स्टैंडर्ड जो है लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने में हेल्प करना, अलग अलग स्ट्रेटजीज के लिए बनाना, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज लाना, और प्रोग्राम्स लाना, इसके अंडर। सेकंड, इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज, माल न्यूट्रिशन के केसेस को इंक्रीज करना, लोगों का जो है न्यूट्रिशन लेवल है उसको इंक्रीज करना। एंड थर्ड इज सिक्योर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, सो जो सेल परचेज है या जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई वर्क्स हैं, सो एग्रीकल्चर को एक सेफ एंड साउंड जो है वर्क बनाना, ओके, सो उसके लिए भी वर्क करता है। सो रूरल पॉपुलेशन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका फंक्शन है, रूरल पॉपुलेशन है उसको इम्प्रूव करना, ओके, उसकी जो लिविंग कंडीशंस है उसके लिए भी फोकस करता है फूड एंड एग्रीकल्चर। और इसके अलावा जो फार्मिंग, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री से जुड़े जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको भी एस्टैब्लिश करना इसके वर्क में आता है। सो दैट वाज अबाउट द FAO। 1945 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, रोम इसका हेडक्वार्टर है, एंड मेन जो इसके फंक्शंस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ओके, नेक्स्ट इज UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो 1965 में एस्टेब्लिश हुए है UNDP, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है पुअर नेशंस जो होते हैं, जो हम कह सके कि जिनमें इकोनॉमी इतनी साउंड नहीं है और वहाँ के लोग सफ़र करते हैं, ओके, सो पॉवर्टी ज़्यादा है, पुअर लोग जो हम कह सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं। सो उन नेशंस को हेल्प करने के लिए UNDP वर्क करती है, वहाँ की इकोनॉमी को रेज करने के लिए, वहाँ पे
सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं, सोशल इशूज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ओके, सो सभी को डेवलप करने के लिए यूएनडीपी वर्क करती है। और WHO इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ द यूएनडीपी। सो WHO जो है एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के तौर पे यूएनडीपी के लिए वर्क करती है। कुछ एक एम्स हैं इसके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है जो फूड की, टिम्बर एंड अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, उसको बढ़ाना। ठीक है, इसका वर्क रहता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पुअर नेशंस हैं कुछ एक, उनमें। और एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो ये वही चीज़ें हैं जिसके चलते आगे उस कंट्री की इकोनॉमी को साउंड किया जा सकता है, पॉवर्टी को डिक्रीज किया जा सकता है। सो उसके रिसोर्सेज को एक इन शॉर्ट मैं कहूँ तो ये जो एजेंसी है, किसी भी कंट्री जो पुअर नेशंस हैं उनके रिसोर्सेज को डेवलप करने में उनको हेल्प करती है, ताकि वहाँ से इकोनॉमी को साउंड किया जा सके और पॉवर्टी को डिक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द बेसिक एसेंशियल फैसिलिटी। सो उन कंट्रीज में जो बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, उनको इंक्रीज करने का इनका मेन एम है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द functions of the main aims of UNDP. Okay. Next is the International Red Cross. इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? इसमें जो जैसे कि मैंने आपको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी समझाया, सो ये सेम ही है। जैसे मैंने आपको बता दी जो फंक्शंस थे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक पार्ट के तौर पे वर्क करती है जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है। मेन जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है दैट इज इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। सो सर हेनरी डुनांट इज रिगार्डेड एज or designated as the main person who established this organization. Okay, so there is a story behind the establishment of the International Red Cross Society. Okay, so 1859 near about, and that was the year in which the establishment of the International Red Cross Society began. Okay, so 1859 के नियर अबाउट ये स्टार्ट हुई है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, सो इसके सारे के सारे फंक्शन सेम हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में। मेन इसका फंक्शन जो था वो आर्म्ड फोर्सेस में था। वॉर के टाइम पे जो डेड एंड डाइंग सोल्जर्स थे उनको केयर प्रोवाइड करने का, ओके, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का इनका मेन वर्क था। लेकिन आज इनका जो मेन वर्क है वो शिफ्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है वो अभी करते नहीं, करते हैं सेम फंक्शन, लेकिन आज जो मेन वर्क है वो डिजास्टर्स के रिलेटेड है। कोई नेचुरल कैलेमिटीज और डिजास्टर्स जो हैं, ठीक है, सो उनको जो है टैकल करने के लिए, उनमें सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ये एजेंसी जो है वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट इज द यूसैट, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो यूसैट जो है इसकी मेनली आपको एक्सप्लेनेशन जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है जो एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में। सो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो इसका इंडिया में जो है मेन असिस्टेंस कहाँ पे रहा? मलेरिया जो कंट्रोल प्रोग्राम है, इरेडिकेशन प्रोग्राम, उसका उसमें इसका जो पार्टिसिपेशन है वो रहा। आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये एजेंसी का इंडिया में क्या योगदान है, क्या पार्टिसिपेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। सो यही है जो प्रोग्राम है मलेरिया के रिलेटेड, जो उसका कंट्रोल प्रोग्राम है, रेडिकेशन प्रोग्राम, उसमें मलेरिया प्रोग्राम में, मेडिकल एजुकेशन में, नेशनल जो है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम चलता है उसमें इसका पार्टिसिपेशन है, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने में और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में। सो इन सभी में इसका जो है आगे चल के पार्टिसिपेशन है इंडिया में। ओके, सो नेक्स्ट एजेंसी इज केयर। केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, जैसे कि यूनिसेफ जैसी एजेंसी है, WHO है, वैसे ही है केयर। तो ये भी 1946 में इस्टेब्लिश हुई है, एक एजेंसी है। ओके, सो इंडिया में अगर बात करें तो ये काम कर रहे हैं मेनली मिड डे मील प्रोग्राम के रिलेटेड। जो बच्चे हैं, मिड डे मील प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। प्रोग्राम में काफ़ी लंबे टाइम से भी प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम एक जो रिसर्च हम बोलते हैं, मिड टाइम हो जाता है स्टूडेंट्स का स्कूल में, तो उसमें हम मील प्रोवाइड करते हैं जिसको हम मिड डे मील बोलते हैं। और इसमें हम जो कुछ फूड आइटम्स और मील प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम ये चाहते हैं बच्चे जो हैं वो माल रिच ना रहें, उनका हाइट और जो हम कह सकते हैं कि BMI है हेल्दी हो,
और ताकि बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट रह सकें। सो उसमें जो है मेनली केयर जो है इंडिया में वर्क कर रही है। और इसके अलावा जो है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन हैं 61 से हेल्प कर रही है। और फील्ड ऑफ द मेडिसिन लिटरेसी वोकेशनल ट्रेनिंग उसमें भी हेल्प की है जो है ऑर्गेनाइजेशन ने केयर ने। और गार्डन टूल्स प्रोवाइड करना, पंप्स, इम्प्रूव सीड्स टू ग्रो मोर फूड, इसमें भी यूनिसेफ ने इंडिया में हेल्प की है। एक्सरे मशीन्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, आई ग्लासेस। ओके, सो ये मेडिकल सर्विसेज से जुड़ी हैं। और बाकी एजुकेशनल और सोशल से जुड़ी हुई सर्विसेज जो हैं जो यूनिसेफ ने इंडिया में एग्जीक्यूट की हैं, इम्प्लीमेंट की हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट यूनिसेफ। नेक्स्ट इज द Rockefeller Foundation. So Mr. John D. Rockefeller was the person जिनके नाम पे ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चली है। 1913 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। एंड मेन एम क्या था? प्रमोट द वेलबिंग ऑफ द मैनकाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिन जिन कंट्रीज में, स्पेशली इन द पुअरर नेशंस में रिसोर्सेज, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, बेसिक नीड्स की डेफिशिएंसीज रह जाती हैं, लोगों की पूरी नहीं हो पाती बेसिक नीड्स हैं, उसमें भी हेल्प करना रॉकफेलर फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, उनको भेजती है इंडिया में। और यहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेन करती है। नई नई टेक्नोलॉजीज जो मेडिकल प्रोफेशन में चल रही हैं, नई नई स्ट्रेटजीज जिनमें डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा सकता है, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में मेनली मेडिकल एजुकेशन को डेवलप करने में रॉकफेलर फाउंडेशन का बहुत पार्टिसिपेशन रहता है। ओके, और रॉकफेलर फाउंडेशन ने जो है कंट्रोल ऑफ हुकवर्म इन्फेस्टेशन इन मद्रास में जो स्टार्ट की थी 1920 में, वो इसका एक मेन जो है रोल काउंट किया जाता है इंडिया में हुकवर्म जो है इन्फेस्टेशन उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पुणे जो है वो फाइनेंस किया गया है, उसका फंड जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है रॉकफेलर फाउंडेशन के थ्रू। मतलब ये है कि इंडिया में अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन अपना पार्टिसिपेशन देती है। ओके, तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फंक्शंस में, कि जहाँ पे कमी रह जाती है कहीं पे वो पूरी की जाती है इन एजेंसीज के थ्रू, चाहे वो फंड है चाहे मैन पावर है। इसमें मैन पावर भी है, फंड भी प्रोवाइड कर रही है। ओके, एंड द लास्ट एजेंसी इज ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो 1919 में ये एस्टेब्लिश हुई है ऑर्गेनाइजेशन जो है। और क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव और एम था? इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेनली जो लेबर होती है, ठीक है, उनकी वर्किंग और लिविंग कंडीशन जो है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ताकि उनको प्रॉपर राइट्स मिल सकें। अगर वो वर्क करते हैं तो प्रॉपर उनको इक्विपमेंट्स जो हैं, सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनकी इंश्योर करना, उनको राइट्स प्रॉपर देना, उनके वेजेस प्रॉपर देना, उनकी वर्किंग आवर्स को चेक करना। ओके, सो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो वर्कर्स से जुड़ी हुई, लेबर से जुड़ी हुई राइट्स जो हैं, इश्यूज को उठाती है और उनको राइट्स जो है प्रॉपरली प्रोवाइड करती है। ओके, सो सोशल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और टू इम्प्रूव थ्रू इंटरनेशनल एक्शन लेबर कंडीशंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो लेबर जो है मेन उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स और वर्किंग स्टैंडर्ड्स दोनों को मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। लास्ट, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी, और उनकी इकोनॉमिक सोशल स्टेबिलिटी के लिए भी ये अपना पार्टिसिपेशन जो है वो देती है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल वॉलंटरी एजेंसीज। एंड इसी के साथ ये जो टॉपिक है वॉलंटरी एजेंसीज का, हेल्थ एजेंसीज का, वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको इंडियन जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है उनके बारे में एक्सप्लेन किया और इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी जो है वो टॉपिक जो है वो नेक्स्ट सेशन में आपको अपडेट कर दूंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ओके, सो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप इस वीडियो में, ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा ऑफिशियल पेज पर,
वहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। ओके, सो आपको मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर नेक्स्ट जो मेरा लाइव सेशन होगा उसमें प्रोवाइड किया जा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।